हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जसस्वी खान क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एक कहानी के बारे में देखेंगे जिसका नाम है जख्म। यह कहानी बनकेवरा भाग 1 के गद्य भाग के अंतर्गत आती है। इस कहानी को मैं पूरे सरल हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। क्लास के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप यह पता कर सकते हैं कि आप एक बार में इस कहानी को कितना एब्जॉर्ब किए और कितना समझ पाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है जख्म, जिसके लेखक हैं श्रीकांत। भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन में होलक। भौजी बोला जाता है भाभी को, तो भाभी से श्रीकांत का भेंट कहाँ पर हुआ? रेल स्टेशन में। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी कर रेला नी रहेला, मुदा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़ कर कारण रहे। देहात के स्टेशन में शहर के जैसे आदमी का भीड़ नहीं रहता है। रेला मतलब होता है भीड़, है ना। तो आदमी का भीड़ शहर के जैसा नहीं होता है। मुदा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़ कर कारण रहे, लेकिन भाग दौड़ गाड़ी चढ़ने का कारण था, है ना। तो वहाँ गाड़ी पहुँच चुका था और गाड़ी चढ़ने के लिए वहाँ पे भाग दौड़ हो रहा था। हमरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़े देरी ले ठड़वाइल। मतलब हम लोगों के गांव में स्टेशन में गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता है। थोड़े देरी मतलब होता है थोड़े देर के लिए, ठड़वाइला मतलब रुकता है। हिने ठड़ालक की और हुने सीटी मारलक गार्ड। इधर रुका कि नहीं और उधर गार्ड सीटी मारा, है ना। थोड़ी देर के लिए रुकता है, जैसे रुकता है वैसी गार्ड सीटी मार देता है। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव कर रहे न, लगभग सभे खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगत रहे और बेच खोज के 2 पैसा कमात रहे, है ना। तो चढ़वैया मन मतलब जो गाड़ी पे रेल पे जो चढ़ने वाले लोग थे वो सभी आसपास के गांव के ही लोग थे और लगभग सभी खेती बाड़ी और वन पतरा मतलब आसपास के ये जंगल जो है वहाँ से फल फूल को रांची तक ले जाते थे और रांची में बेच खोज के 2 पैसा कमाते थे, है ना। जेकर से आपन और अपन परिवार कर पेट भरे कर जुगुत बैठात रहे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उपाय भिड़ाते थे, है ना। जुगुत मतलब होता है उपाय। भौजी अपन मूड़ ऊपरे पतरा से काटल दतून कर बोझा के सरई पतई कर बीड़ा के पीठ में बेतराले रेलगाड़ी में चढ़ कर तिहा करत रहे। तो यहाँ पे भौजी अपने सर के ऊपर पतरा से जो दतून बोला जाता है, जिसको दतून साफ़ किया जाता, तो ये दांत साफ़ किया जाता है ना, के लकड़ी होता है सखुआ का, उसी को बोला जाता है दतून, है ना। तो उसी को भौजी जो है सब पतरा से काट के लाई थी, एक बोझा टाइप, है ना। तो उसी को अपने सर के ऊपर रखी हुई थी और सरई पतई मतलब सरई बोला जाता है सखुआ को, है ना। तो सखुआ पत्ता को जो बोझा जो काट के लाई थी उसको अपने पीठ में डाल के रेलगाड़ी में चढ़ने का उपाय कर रही थी। तिहा मतलब होता है उपाय, है ना। मोर हाथ में कोनो नहीं रहे, सेले मोय चट के गाड़ी में चढ़ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? या इस कहानी के लेखक यानी श्रीकांत, वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए मैं चट से गाड़ी चढ़ जा रहा हूँ। मतलब मैं जल्दी से गाड़ी चढ़ गया था। चट मतलब होता है जल्दी, है ना। मुदा गाड़ी में भीड़ कर चलते दुराय ठीन ठड़वाले रहो। लेकिन मुदा मतलब होता है लेकिन, है ना। लेकिन गाड़ी में भीड़ के वजह से दुराय ठीन ठड़वाले रहो मतलब दरवाजे के पास मैं खड़ा ही रहा, है ना। भौजी के देख के मोय कहलो,
भौजी को जब लेखक जी देखे तो बोले, देव भौजी दतून कर बोझा के तले चघू तो गाड़ी छूट जाए। तो लेखक यहाँ बोलते हैं कि दतून का जो भौजी जो दतून का जो बोझा ले रखी थी उसको बोलते हैं कि उसको मुझे दे दो और तुम चढ़ जाओ, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। मोय उकर बोझा के दूरा भीतरे खींच भितरालो तले भौजी चढ़ले ऊपरे। और यहाँ पे लेखक उसके दतून का जो बोझा था उसको खींच के अंदर कर दी और इसके बाद भौजी रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ी। मुके देख देख के कहलें, बड़ा कचकच होवेला हो बोझा लेके चढ़ेक उतरेक में, मुदा का करब करके होएला। तो यहाँ पर भौजी जो है लेखक को देख देख के बोलती है, बड़ा कचकच होवेला मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होवेला। कचकच का मतलब होता है परेशानी। बोझा लेके चढ़ेक उतरेक में, बोझा लेके चढ़ने और उतरने में बड़ा परेशानी होता है, ऐसा भौजी बोल रही है किसको? लेखक को। मुदा का करब करके होएला, लेकिन क्या करे करना ही होता है। तले पूछलें, तोरहो रांची जात हा का? मतलब इसके बाद ये पूछी भौजी लेखक से कि आप भी रांची जा रहे हो क्या, है ना? तो मोय कह लो, का कहब भौजी, गोड़ में बालतोड़ हो जाए है, अब तो बड़का घाव होए गलक, है ना। तो यहाँ पे लेखक श्रीकांत जी बोलते हैं कि क्या कहूँ भाभी, पैर में बलतोड़ हो गया है। बलतोड़ एक तरह का छोटा बीमारी होता है, बीमारी नहीं छोटा सा जख्म टाइप का होता है ना। तो जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये दर्द होता है वहाँ पे, है ना। तो लेखक को पैर में बलतोड़ हो गया था अब वो बड़ा घाव मतलब बड़ा जख्म बन गया था, है ना। गोटा गोड़ के टाइन दे है, हिटको भूले मुश्किल बुझात है, वो के हैं डॉक्टर के दिखाए जात हों। और अब वो घाव जो है सो बड़ा हो गया है और गोटा गोड़ मतलब पूरा पैर को टाइन दे है मतलब टान दिया है ना। हिटको भूले मुश्किल बुझात है, अब लेखक को चलने भूलने में भी मुश्किल लग रहा है ना। हिटना मतलब होता है चलना, भूलना, हिटना भूलना वही होता है ना। तो उसको चलने भूलने में भी मुश्किल हो रहा है, उसी को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा श्रीकांत जी बोलते हैं भौजी को। हमरे दुयो जन दुराय में ठड़ाले रही और हम लोग दोनों जन दरवाजे पर ही खड़े रहे। मोर बात सुन के भौजी दतून कर बोझा के दुराय में एक बट ढलगाए दलें और कहलें, आवा हो बोझा ऊपरे बैठा। तो मेरा बात सुन के भौजी दतून का जो बोझा था उसको दुराय में मतलब दरवाज़ा में एक बट मतलब एक तरफ ढलगा दिए, मतलब एक तरफ रख दिए और बोली, आवा हो बोझा ऊपरे बैठा, तो आइए बोझा को ऊपर बैठ जाइए, ऐसा भौजी बोलती है श्रीकांत जी को। खड़ा होय के जबा होले पहुँचत ले तोर गोड़ फूल जाए और बगरा बथी। और खड़ा हो के जाइएगा तो पहुँचने तक आपका पैर फूल जाएगा और ज़्यादा दर्द देगा। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपरे बैठ गलो। गाड़ी हिलते डोलते सीटी मारते भागे लागलक पटरी ऊपरे। मोर नज़र कर आगू से गछ वृक्ष नदी नाला खेत खरिहान सब पाछे लुकते जात रहे, है ना। तो यहाँ पे लेखक जी जैसे भौजी बोली तो उनका कहा मुताबिक वो बोझा के ऊपर बैठ गए और गाड़ी हिलते डुलते सीटी मारते स्पीड से चलने लगा पटरी के ऊपर। और लेखक जी के नज़र कर आगे से जो पेड़ पौधे थे, नली नाला, खेत खलिहान, वो सभी पीछे छूटते जा रहे थे और उसके नज़र से ओझल होते जा रहे थे। मोर आगे में ठड़वाल भौजी के देख लो डाड़ा
से डाँड़ा ले हेठे ठेहुना से तनी नीचे तक लेपटाल लुगा लागल। डाँड़ा से ऊपरे गोटे फटल जाकिट और ऊ पिंधले रहें। और लेखक जी के आगे मतलब मेरे आगे ठड़ुआल मतलब खड़ी भाभी को देखा तो उसके कमर से लेके घुटना तक और इससे थोड़े नीचे तक जो कपड़ा जो ओढ़ी हुई थी और कमर के ऊपर जो ये फटा हुआ जैकेट पहनी हुई थी, तो ऐसा ही लेखक जी ये भाभी को पहने हुए देखते हैं, मतलब फटा फटा कपड़ा पहने हुई थी। पतई कर बीड़ा के गोटेक फटलाही लुंगी से अपन पीठ में बांधले रहे। और पतई कर बीड़ा मतलब जो सखुआ का पत्ता जो तोड़ के लाई थी भौजी, उसको वो अपने पीठ में फटा हुआ लुंगी से बांध के टांगी हुई थी, है ना। दतुन और पतई उनकर जमा पूंजी जेकर कमाए से दूर दिन ढेकलाए, फिर बन जाबै दतुन काटबै पतई तोड़बै और शहर जाबै। और दतुर और पतई उनकर जमा पूंजी मतलब दतुन और पतई भौजी का जमा पूंजी था, जिसके कमाए से कुछ दिन और ढेकलाए मतलब कमाने जमाने के मतलब उसका कुछ दिन आराम से खाने के लिए ये जमा पूंजी मतलब कुछ पैसा कमा लेगी वो दतुन और पतई को बेचकर। और उसके बाद फिर बन जावे मतलब उसके बाद फिर बन जाएगी, दतुन काटेगी, पत्ता तोड़ेगी और फिर से शहर जाएगी ताकि बेच के फिर कुछ पैसा कमा सके और कुछ दिन के लिए वो अपना जो राशन है वो उसका ये कर सके, क्या बोलते हैं इसका जुगाड़ कर सके, है ना। बस यह रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बाचल डहर। बस यही था भाभी का बाकी ज़िंदगी का बचा हुआ रास्ता, है ना। तो भाभी का यही एक रास्ता था, उसका ज़िंदगी जीने का एक यही एक रास्ता था, कमाने का यही रास्ता था कि बन जाए, दतुन तोड़े पतई तोड़े और उसको तोड़कर रेलगाड़ी में चढ़कर रांची जाए, रांची जाकर बेच के 2 पैसा कमाए, है ना। तो यही उसका ज़िंदगी का फलसफा था, किसका, भौजी का। गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे ले छिटपिटाते भागे के लायक रहे। और गाड़ी अपना आखिरी पड़ाव में पहुँचने के लिए पूरे स्पीड से पूरे वेग से भागने लगा था, है ना। भौजी कर बारे मोर सोच भी उतने ही बेग से मन में बेचैन कर ले रहे। और जिस स्पीड से गाड़ी चल रहा था वही स्पीड से लेखक भी ये भाभी के बारे में सोच रहे थे। मोय आपन से पूछ लो, मैं अपने से पूछा, आखिर ई आदमी कौन किस्म कर जीव है। मैं अपने आप से पूछा कि आदमी किस तरह का जीव है, एकर रूप कै बरन कर है के हितैषी है, और इसका रूप कितने तरह का है, कौन मेरे लिए हितैषी है। हितैषी मतलब होता है जो किसी का भला चाहता हो, है ना। तो वही यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य का कितना प्रकार है और इनमें से कौन वो लोग हैं जो हितैषी हैं, मतलब जो अच्छा चाहने वाले हैं। के आदमी अपन कही मतलब किस किस आदमी को अपना कहें। मोर आँख के देखल बात है कि जे दिन भौजी सालू संगे अपन 2 गो बेटा लेके गांव में आ रहे, जेकर से ढंग और साड़ी जाकिट मन गांव का जनाना मन से उनकर जुदा रहे। तो यहाँ पर लेखक जी बोलते हैं कि मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि जिस दिन भौजी सालू के साथ अपने 2 बेटा को लेकर गांव में आई थी, जिसका कपड़ा पहनने का ढंग, साड़ी और उसका
जाकिट, ये सभी गांव के जो लेडीज़ थे उन लोगों से काफ़ी जुदा था, है ना। तो यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, सालू जो है उसकी बेटी थी और उसका 2 बेटा थे जिसके साथ वो गांव में रहने के लिए आई थी। जिस टाइम लेखक देखते हैं कि भौजी का जो पहनने ओढ़ने का जो तरीका था वो गांव वाले स्त्रियों से काफ़ी जुदा था और काफ़ी अच्छा था, है ना। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नहीं रहत रहे। और भौजी का पूरा काया मतलब काफ़ी भरा पूरा काया शरीर और गोल चेहरा कभी भी मलिन मतलब कभी भी उदास नहीं रहता था। उस सब कर संगे हंसते बतियाते रहत रहे और वो सबके साथ हंसते हुए बात करती रहती थी, है ना। 4 जन उनकरे आसरा करत रहे, मुदा उ केकरो आसरा नहीं करत रहे और 4 लोग उसी का इंतज़ार करती थी, लेकिन वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती थी, है ना। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी के घूर घूर के डाइन धरेक और जुर्माना भरवाइक में ओहे मन आगे आगे रहत रहे, जे मन सालू संगे बराबर पिए खाए ले भौजी के गोहरात रहे और उनकर जन्माल बेटा मन जेके उ अपन लहू पियाए के आड़ा से साढ़ा कर रहे से तक गवैयाय कर संग देख लायक रहे, है ना। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ मैं। सालू जो उसकी बेटी थी उसके मरने के बाद उसी भौजी को बार बार डायन करार देना और डायन करार दे के जुर्माना मतलब होता है जुर्माना, इसको ये नागपुरी में ऐसा बोला जाता है ना। जुर्माना भरवाने में वही लोग आगे आगे हो रहे थे जो सालू के साथ बराबर पीने खाने के लिए भौजी को मतलब उसकी माँ को आवाज़ दे रहे थे। मतलब जब भी गांव के लोग घूमने फिरने के लिए खाने पीने के लिए जब भी कुछ प्लान करते थे तो वो सालू को अपने साथ लेकर जाते थे। तो जब भी सालू को बुलाने के लिए जाते थे तो भौजी का आवाज़ लगाते थे, है ना। तो जब सालू को जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद से वही गांव वाले जो सालू के साथ रह के खाते पीते थे वही लोग अब भौजी को बार बार डायन करार दे रहे थे और उससे जुर्माना भरवाने लगे थे, है ना। और इसके गांव वाले तो उसको डायन बोल ही रहे थे, साथ ही साथ भौजी का जो अपना बेटा थे वो लोग भी गांव वालों का साथ दे रहे थे, है ना। जेके उ अपन लहू पिया के आड़ा से साढ़ा कर रहे, जिसको भौजी अपना खून पिला के आड़ा से मतलब छोटा से साढ़ा, आड़ा से साढ़ा मतलब होता है छोटा से बड़ा करना, है ना। तो उसको जिसे भौजी अपना खून पिला के छोटा से लेकर बड़ा की थी से तक गंवाइया कर साथ दे लायक रहे, वो तक गांव वालों का साथ देने लगा था, है ना। मतलब उसका अपना बेटा लोग भी गांव वालों का साथ देने लगा था, अपना माँ को साथ देना छोड़कर। ना पढ़े ना लिखे बजर मूर्ख, और ना पढ़ना ना लिखना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, है ना। बजर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मूर्ख मतलब बेवकूफ़। किसके बारे में बोल जा रहा है? ये भौजी का जो 2 बेटा थे उसके बारे में बोला जा रहा है। वो ना पढ़े लिखे थे और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी थे। आगे पाछे कर कोनो बुझ भी नहीं करे, और वो आगे पाछे को समझ भी नहीं पाते थे, है ना, कि कोई क्या बोल रहे हैं, उसका आगे पीछे क्या अंजाम होगा, ये सोचने समझने की शक्ति उन लोग का भौजी का बेटा सब में नहीं था। मायकर रोगाल सोगाल समय से पहले बुढ़ियाल काया से खटल कमाल कचिया और रांद बैठ के पोरसल भात के भैर उमन चिन्हत रहे, और
माँ का जो ये रोगाल सोगाल और समय से पहले बुढ़ियाल काया, मतलब माँ का जो बीमारी वाला शरीर और समय से पहले बुढ़िया काया, मतलब समय से पहले बूढ़ा लोग को जो ये बुढ़िया लोग को जो शरीर हो जाता है, उस तरह का शरीर से मेहनत किया हुआ और कमाया हुआ रुपया और ये रैंद बैठ के, मतलब मांग खोज के जो वो खाना बनाती थी, उसी को वो लोग पहचानता था। कहने का मतलब उसका बेटा लोग ज़रा भी कमाता नहीं था और उसकी माँ, जिसका शरीर काफ़ी कमज़ोर था और काफ़ी समय से पहले भी काफ़ी बुढ़िया टाइप का भी हो गया था, और उसी शरीर से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी, जिससे वो कुछ रुपया कमाती थी और खाना बनाती थी। तो वही खाना को उसके बेटा लोग पहचानते थे, ना कि खुद से कमा के खाए, है ना। माँ कोनो कहता खोले हाथों छोड़े में उमन देरी नहीं लगात रहें। और माँ जब उन लोगों को कुछ बोलती थी तो उसका बेटा हाथ छोड़ने में भी देरी नहीं करता था। गांव में बेगर काम कर ई खोर ले ऊ खोर, खाली भूले काम रहे। ऊ मन कर मुदा माय कर थिदगर कमाए नहीं कर चलते, खायको पियो कर डवाडौल हाल जब हो गलक, तब ऊ कोढ़िया मन के होश होलक, है ना। तो गांव में बेगर काम कर ई खोर से ऊ खोर, खाली भूले काम रहे, मतलब गांव में बिना काम का केवल इस जगह से उस जगह घूमने का काम था उन लोगों का बेटा को, ये भौजी का बेटा लोग को, है ना। केवल बिना मतलब का यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। और वो मानकर मुदा माय का थिदगर कमाए नहीं कर चलते, खाको पिए कर डवाडोल हाल जब हो गलक, मतलब यहाँ पे जब वो लोग के माँ का कोई थिदगर कमाए, मतलब कोई परमानेंट कमाए नहीं होने के चलते, खाने पीने का जब हालत ख़राब होने लगा, खाने पीने का जब नहीं मिलने लगा, तब उस कोढ़िया मन के होश लग, मतलब तब उन लोग का बेटा, ये भौजी का बेटा लोग को होश आया, जो बहुत ज़्यादा लेजी थे, बहुत ज़्यादा आलसी थे। एक दिन माँ के ओकर हाल छोड़ के अपने मनक पेट भरे के ले दुयो बेटा गांव कर सरदार संग गुजरात चल गए। और एक दिन अपने माँ को उसके ही हाल में छोड़कर अपना पेट भरने के लिए दोनों बेटा गांव के ही सरदार के साथ गुजरात चला गया, है ना। काम धंधा करने के लिए। आज माई कहाँ रहेला सेकर खोज खबर लेवैया क्यों न खे, और आज माँ कहाँ रहती है इसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। हाड़ मांस कर सुखल काया, भीतरे ढुकल पेट में उनकर अन्न सौ भेंट यह है कि नहीं शेकर कखो फिकिर नखे। और हाड़ मांस कर सुखल काया, मतलब पूरा भौजी का जो शरीर था वो काफ़ी कमज़ोर था, केवल हड्डी ही था, है ना। और उसका घुसा हुआ पेट जिसमें अन्न है भी कि नहीं, उसका किसी का फिकिर था भी नहीं, क्योंकि जब उसका बेटा ही फिक्र नहीं कर रहा है तो और क्यों कोई फिक्र करे, है ना। तो ये हालत था भौजी का। दुनिया पूत खातिर मोरेला मुदा पूत जब कपूत हो जाएला, तब नी रहल पूत से बेसी दुख देवेला। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पे भौजी बोल रही है कि दुनिया पूत खातिर मोरेला, मतलब दुनिया बेटा के खातिर मरता है, दुनिया बेटा बेटी के खातिर मरता है, लेकिन जब अपना ही बेटा बेटी कपूत हो जाएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, कपूत मतलब होता है ऐसा बेटा बेटी जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, है ना। तो जब खुद का बेटा बेटी कपूत हो जाता है, तब नी रहल पूत से बेसी दुख देवेला, तब बेटा बेटी नहीं रहने से भी ज़्यादा दुख देता है ना। मतलब भौजी ले घर और बाहर समान है, और भौजी के लिए घर और बाहर दोनों बराबर है। छुछा घर ढंढगात है,
जहाँ रात बितलक वहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे, है ना। तो और भौजी के लिए घर और बाहर दोनों समान है। के छूछा मतलब होता है केवल या सिर्फ। तो छूछा घर ढंढगात है, मतलब पूरा घर जो है सो खाली है। जहाँ रात बितलक वहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे। और वही घर जो खाली था वहाँ केवल वो रात बिताती थी, और ना ही उसका घर में कोई फिक्र करने वाला था और ना ही बाहर। शायद अगला स्टेशन पहुँच जा रहे, गाड़ी सीटी मारेक लागलक और उकर चाइल थिराक लागलक, है ना। तो शायद मतलब होता है शायद, तो शायद अगला स्टेशन पहुंच गया था। ये रेलगाड़ी जो है सो अगला स्टेशन पहुंच गया था। गाड़ी सीटी मारने लगा और उसका चाल थिराक लागलक, मतलब धीरे होने लगा। तनिक देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गलक। थोड़ी देर बाद गाड़ी खड़ा हो गया। उतरैया चढ़ैया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ के आदमी पार हुई, और उतरने चढ़ने वालों का हड़बड़ी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे आदमी को ऊपर से चढ़ के पार हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किसको लग रहा है? श्रीकांत जो इसके लेखक है इस कहानी के। भौजी मोर आगे ठड़ुआ दिले और मोके हिदायत दिले, देखबा हो ई मन तोर घाव के लगवा देबे। तो भौजी ये मोर आगे ठड़ुआ दिले, और भौजी जो है ये लेखक के आगे खड़ा हो गई और लेखक को हिदायत दी कि देखिएगा कहीं ये लोग आपके घाव को लगवा ना दे, मतलब कहीं चोट ना पहुंचा दे, है ना। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भर गलक, और भौजी जब ऐसा हिदायत दी तो उसका जीव, उसका मतलब मन भर गया। किसका? लेखक का। बुझाला गांव कर नाता, ना जायत ना गोतिया मुदा कतना ख्याल। और लेखक को ऐसा लगने लगा कि ना गांव का नाता है, ना जायत का नाता है, और ना ही कोई रिलेशन है, ना ही कोई संबंध है, फिर भी ये इतना ख्याल कर रही है। ये सोच के लेखक का मन भर गया खुशी से, है ना। नाता कर देवर ले इतना बाथा कि अपने धक्का खा के मुके आवर ले के व्याकुल, आवड़ करे ले व्याकुल, है ना। तो नाता में देवर को लेकर इतना ज़्यादा दर्द कि अपना ही धक्का खा के मेरे लिए इतना फिक्र करने के लिए व्याकुल है। तो कौन ऐसा बोल रहे? ये कौन ऐसा सोच रहे हैं? लेखक। कि भौजी जो है, भौजी से मेरा सिर्फ ये देवर का नाता है, फिर भी वो खुद धक्का खाकर मुझे यहाँ पे ये सुरक्षा दे रही है। जे मैं मोर घाव के केव लगवा देवे, और किस लिए सुरक्षा दे रही है? जिससे कोई मेरे घाव को चोट ना पहुँचा दे, है ना। अपन आदमी के दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे चाही उकरो से बढ़ के ऊ करत रहे, और अपना आदमी को दुख की घड़ी में जो काम करना चाहिए उस काम से भी बढ़कर भाभी यहाँ पे कर रही थी लेखक के लिए। उकर व्यवहार के देख के बुझात रहे कि अगर ऊ पारते होले मोर सब बाथा के ले लेते, और उसका इस व्यवहार को देख कर लग रहा था कि अगर वो सकती तो मेरे सारे दर्द को वो ले लेती, है ना। जहाँ दुनिया कर सब दुख के झेलत रहे, जहाँ दुनिया कर सब दुख के झेलत हैं तहाँ एक ठो और सही, मतलब जहाँ दुनिया में वो काफ़ी सारे परेशानियों को झेल रही है, थोड़ा सा परेशानी और सही, है ना। उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। भिंजल लुगा में पानी छिटकले, कने भिंजी कठवाल हाथे बर्फ़ों के छुले नी का बुझाए, और भींगा हुआ कपड़ा में पानी का अगर छींटा पड़ता भी है तो किधर भींगेगा,
अगर हाथ कठवाल कठवाल मतलब होता है कि काफ़ी ठंडा हाथ, है ना। अगर हाथ उसका काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो बर्फ़ को भी अगर छुएगी तो उसको क्या पता चलेगा। तो यही यहाँ पे कहना है ये लेखक का। इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब ये है कि जिसके साथ अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उसके साथ थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको झेल झेल के आदत हो चुका है। तो यही हाल यहाँ पे भौजी का भी है, जिसके साथ पूरे ज़िंदगी भर जो अभी तक हुआ है काफ़ी सारे परेशानियों से जूझ रही है, और थोड़ा सा अगर वो परेशानी उसके साथ और हो जाता है तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कवि बोल रहे हैं भौजी के बारे। कतना बड़ हृदय है भौजी कर, जे दिन गाँव में बैठकी कर हवा होय रहे, और भौजी के पहिल धाव वो बैठकी में डाइन धैर के जरमाना भरवा रहे गवैया। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि कितना बड़ा दिल है भौजी का, जिस दिन गांव में पंचायत बैठने के लिए बुलावा हुआ था और भौजी को पहली बार उस बैठक में डाइन करार दिला के जुर्माना भरवाया गया था। किसके द्वारा? गांव वालों के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे लेखक ये भौजी को ये गांव वाले जो है सो गांव कर बैठक में उसको डाइन करार दे दिया गया उसको, और ये दंड के ये में बदले में उसको जुर्माना भरवाया गया। से दिन तो मोय गांव में रहो, और उस दिन मैं गांव में था, अपना मुहक आहार माटी के बांधा लगाए के जब जुर्माना भरले सीखो तो मोय जान लो। और अपना मुँह आहार माटी मतलब उसके पास जो ज़मीन था उसको, मतलब भौजी के बारे बोल रहे हैं ये लेखक जो हैं सो भौजी के बारे बोल रहे हैं। तो वो अपना जुर्माना भरने के लिए अपना मुहक आहार माटी मतलब उसका जो ज़मीन था उसको बांधा, मतलब किसी के पास एक होता है किसी के पास गिरवी रख दिया जाता है, उसको बांधा बोलते हैं, है ना। तो अपना वो ज़मीन को गिरवी रख कर उस जुर्माना जो उसके ऊपर लगाया गया था उसको वो भरी, और उसको भी लेखक जाना क्योंकि वो गांव में था, है ना। ई धंधा गवैया एक दाव ने 3 बरिस में उके 3 दफ़े जुर्माना भरवाले, और ये धंधा गांव वाले एक बार नहीं 3 साल में 3 बार भौजी से जुर्माना भरवाए, है ना। उनकर सब खेत के अपने मन बांधा ले लें और एवजी में देवल रुपयाओं के खा लें, और उसके जितने भी खेत थे मतलब भौजी का जितना भी खेत था सभी के वो लोग गांव वाले गिरवी ले लिए, और एवज में जो रुपया दिया हुआ था उसको भी वो लोग खा गए। आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बचलक, और आज इसके पास जीने का कोई उपाय नहीं बचा है। इस सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलो, इस समय मैं क्यों नहीं उस बैठक में गया, काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नहीं रोकलो, क्यों नहीं मैं भौजी के ऊपर हो रहे अन्याय को नहीं रोका। मोर ठीन तो सभे रहे, खाए के लिए अन्न, पिंधे के लिए लुगा, पेट भरे के लिए पढ़ाई, मोय का कर लो उनकर ले। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ था, खाने के लिए अन्न था, पहनने के लिए कपड़े थे, पेट भरने के लिए भी काफ़ी कुछ था, फिर भी मैं उनके लिए क्या किया, है ना। तो लेखक यहाँ अंदर ही अंदर मतलब पछता रहे हैं, क्योंकि वो उनके गांव के होकर भी भौजी के लिए कुछ नहीं कर पाए जब उसके साथ गांव वाले काफ़ी ज़्यादा अन्याय कर रहे थे। मोर ई ख्याल मोके भौजी कर सामने एकदमे हीन और छोट बना दिलक, और मेरा ये ख्याल मुझे भौजी के सामने एकदम छोटा और काफ़ी गिरा हुआ बना दिया। मोके बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवायल करे में कहो ना कहो मोह दोषी हो, और मुझे लगने लगा कि भौजी का ज़िंदगी को
बर्बाद करने में कहीं न कहीं मैं भी दोषी हूँ। मोर मन में ढुकल ई अपराध बोध के छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाए लागलक। और मेरा मन में ये ढुका हुआ, ये मतलब ये घुसा हुआ अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए मेरा जान छटपटाने लगा, है ना। उकर मुँह कर अन्न से लेके सुख कर दिन, सबके तो उनकर से ई समाज लूट लेलक, फिर इकर से उकर का नाता, है ना। तो यहाँ पे लेखक जी सोच रहे हैं कि भौजी के मुंह से अन्न और उसका सुख का दिन वो सभी गांव वाले उससे लूट लिए, तो फिर इकर से उकर का नाता, मतलब भौजी का उन गांव वालों से अब क्या नाता, है ना। कहने के मतलब गांव वाले जो है सो ये भौजी का जो अन्न था, अन्न उसका कमाने का जो जरिया था, ज़मीन था, और उसका जो उतना अच्छा जो दिन चल रहा था, काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, तो गांव वाले वो सभी को भौजी से लूट लिए। तो अब भौजी का उस गांव वालों से अब क्या नाता रहा। मुदा आय ससुराल कर अब जतियाय सही, देवर कर नाता से बंधाल डोर के ऊ नी तोरक पारलय, मोर दुखक संगी ओहे बुझालय, है ना। लेकिन आज ससुराल कर अब जतियाय सही, मतलब वो एक तरह से ये गांव जो था भौजी के ससुराल ही था। तो ये लेखक जो थे उसी गांव के थे, तो एक तरह से देवर का ही नाता था, है ना। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि भौजी के बारे में कि देवर के नाता से बंधाल डोर के ऊ तोड़क नहीं पारले, देवर का जो रिश्ता था उसका वो तोड़ नहीं पाए, है ना। और मोर दुखक संगी ओहे बुझालय, और मेरा दुख के घड़ी में सहारा वही लगी मुझे, सेहले मोर आपन रहे उठिन, और इसलिए उस जगह पर वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अपना थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे लेखक क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि गांव वाले जो है उसके साथ ऐसा किए, उसका काफ़ी ज़िंदगी बर्बाद हो गया यहाँ पे, फिर भी वहाँ पे भाभी जो है सो ये लेखक के लिए इतना कुछ कर रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि भाभी जो है सो अपने ये वहाँ ससुराल होने के नाते लेखक से देवर का नाता था, और उस देवर के नाता को डोर के वो तोड़ नहीं पाई, मतलब एक प्रेम का संबंध था देवर होने के नाते, और जिसको वो बखूबी से निभा रही थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लेखक को लगा कि इस दुख के घड़ी में फौजी के अलावा और कोई यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है ना, उस जगह पे जहाँ पे रेलगाड़ी में जहाँ पे दोनों थे, है ना। आपन और पर कर पहचान रिश्ता नाता से नी होवेला, इके तो समय पहचान करेला, और अपना और पराया का पहचान रिश्ता नाता से नहीं होता है, इसका पहचान कौन करता है? समय करता है ना। एक दूसर खातिर एक दूसर कर करल व्यवहार से इकर पता लागेला, मतलब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ किया गया व्यवहार से इसका पता चलता है। भौजी अपन जन्माल बेटा कर माए रहे, मुदा ऊ मन ऊ मोरी की बाची से ख्याल नहीं करके उके अकेले छोड़ के चल जाएगा नहीं, है ना। तो भौजी का अपना जन्माया हुआ बेटा लोग उसको अपने माँ को अकेला छोड़ के, और वो बचेगी कि नहीं ये ख्याल भी नहीं करके उसे अकेला छोड़ के चले गए थे। माँ बेटा से बढ़ के नज़दीक कर नाता और का होवेला, और माँ बेटा से बढ़ के नज़दीक का नाता और क्या होता है। ओहे ठिना आन गांव में जन्मल भौजी कर ससुराल कर नाता कर मोय दोसर जात कर देवर, और वही जगह दूसरे आन गांव मतलब होता है दूसरा गांव में जन्मल भौजी कर ससुराल कर नाता कर मोय दोसर जात कर देवर,
तो यहाँ पे लेखक ये बोल रहे हैं कि उसका अपना जो बेटा था वो उसको, अपने माँ को ये छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि वो मरेगी या बचेगी। लेकिन यहाँ पे लेखक जो है यहाँ पे लेखक जो है सो वो किसी और गांव का जो भौजी है, जो रिश्ते में देवर, जो रिश्ते में भाभी लगती है, उसके लिए वो मतलब ये भौजी जो है जो अपने देवर के लिए इतना ज़्यादा सोच रही है, तो इसके लेकर वो इतना ज़्यादा भौजी के बारे में अपने मन ही मन सोच रहे हैं। तेव ले उनकर एतय अपनैत भरल व्यवहार, और फिर भी ये भाभी होते हुए भी, किसी और गांव का, किसी और जात का होते हुए भी वो ये लेखक के लिए इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रही है ना। तो ये सब देख के मन ही मन लेखक सोच रहे हैं। गाड़ी फिर सीटी मारलक और आगे रवाना होलक। गाड़ी दोबारा सीटी मारा और आगे के लिए रवाना हुआ। डब्बा भीतरे कर कूदा कूदियो थिरालक, और ये डब्बा के भीतर जो अफरा तफरी जो मचा हुआ था वो शांत हुआ। मैं धीरे धीरे उठ के खड़ा होलक और भौजी के कहलो, और मैं धीरे धीरे उठ के खड़ा हुआ और भौजी को बोला, छोड़ा भौजी, ई दतून और पतई बेचक्कर धोकर जीना के। और मैं भौजी से बोला, छोड़ दो भौजी, ये दतून और पतई को बेचने का बेकार ज़िंदगी है ना, बेकार ज़िंदगी जीना। तोहरे गाँवे में रहा, तोहरे तो एकला जीव हा, दुई बेरा कर खाएक और साल में 4 गो लुगा मोय देमू तोहरे के। तो यहाँ पे धीरे धीरे लेखक जो है सो खड़े हुए और भाभी को बोलते हैं कि छोड़ा भौजी, ये दतून और पतई को बेचना और बेकार ज़िंदगी जीना। तोहरे गाँवे में रहा, ये आप जो है सो गाँव में ही रहो। तोहरे तो एकला जीव हो, मतलब आप तो अकेला जीव हो, 2 बेरा के खाएक और साल में 4 गो लुगा, मतलब 2 टाइम का खाना और साल में 4 कपड़ा मैं आपको दूंगा। तो भौजी कोनो नहीं बुझलें। तो भौजी यहाँ पे उसको कुछ समझ में ना आया, का कहला हो, तो क्या बोल रहे हो। यहाँ पे भौजी बोलती है, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो लेखक से बोलती हो, क्या बोले, है ना। तो तोहरे भौजी संगे ठट्ठा करला। ठट्ठा मतलब होता है मजाक, है ना। तो तुम भौजी के साथ मजाक कर रहे हो। तो मैं कहलो, सचे कहत हो भौजी, मोय देमू तोहरे के खाएक पिंधे, मुदा बदली में तोहरों के काम करे खोए। तो लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ भौजी, मैं दूंगा आपको खाने और पहनने के लिए, लेकिन बदले में आपको भी काम करना होगा। बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी के देखे खोए, और सुबह से लेके शाम तक मेरे बारी में, बारी जहाँ पे ये सब्जी उगाते हैं उसको बोलते हैं बारी, तो मेरे बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी मतलब गरु, ये बैल बकरी, ये सबको देखना होगा। कहने का मतलब पहरेदारी करने के लिए ये लेखक जो है सो भौजी को बोलते हैं, अपने फसलों को पहरेदारी करने के लिए। किससे? बैल और बकरी से। गरु छगरी जे फसिल के चैर के बर्बाद कर दे होए, है ना। और ये बैल बकरी जो फसल को चर के बर्बाद कर देते हैं। और भौजी मोर बात के मान लें, और भौजी यहाँ पे ये लेखक के बात को मान गई। मुके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दिने भर जाए, मोर गोड़ बथा तो भुला जामू, मुदा भौजी कर मन कर जखम, जे उकर कर्जा में दिन रात भेदत है, का कहिया भरी, है ना। तो यहाँ पे लेखक को लगता है कि मेरा घाव तो 2-4 दिन में भर जाएगा, मेरा पैर का बथा मतलब होता है दर्द, मतलब मेरा पैर का दर्द को मैं भूल जाऊंगा, लेकिन भौजी के मन में जो जख्म है, उसके कलेजे, भौजी के मन में जो जख्म है
जो उसके कलेजे को दिन रात भेदता है वो कभी ख़त्म होगा, वो कभी भरेगा, है ना। तो ऐसा वो लेखक सोचते हैं भौजी के बारे। जे जखम उके गांव और समाज से मिल है, का भौजी उके कहियो भुलाए पारबें। और जो जख्म उसके गांव और समाज से मिला है, क्या भौजी उस जख्म और घाव को भुला पाएगी। मैं तो ऊ जख्म में तनी एकन मरहम लगा कोशिश कर हूँ। मैं तो बस उस जख्म में थोड़ा सा मरहम लगाने का कोशिश किया हूँ, है ना। तो यहाँ पे जख्म कहानी का दी एंड होता है ना। तो आगे उम्मीद है ये सारे कहानी को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे मैं आप लोगों के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग बिना ऑप्शन के जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ हिंदी ट्रांसलेशन में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहानी का लेखक में भौजी के का काम करेले बोल रहे हैं। कहानी में लेखक भौजी के कौन काम करने के लिए बोला था। तो लास्ट में ही मैंने बतलाया था। यहाँ पे ऑप्शन भी है, खेत में काम करेले, लुगा धोएले, बारी में गरु छगरी के देखेले, खाना बनाए के ले। तो इसका आंसर है बारी में गरु छगरी देखेले, है ना। पहरेदारी करने के लिए बोला गया था फसल को बैल और बकरी से। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। गवैया मन भौजी के कई दफ़ा जुर्माना भरवालक। तो भौजी को डायन करार दिया गया था, जिसके बदले उसको कई बार जुर्माना भरवाया गया गांव वालों ने, है ना। तो कितना बार जुर्माना भरवाया गया था, 3 बार, है ना। 3 बार उसको जुर्माना भरवाया गया था। भौजी कर कै ठो बेटा मन रहे। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। तो कितना बेटा थे, 2 बेटा थे, है ना। भौजी कर बेटा मन कहाँ कमाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए असम, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा सी गुजरात। भौजी कर बेटी कर का नाम रहे। सिम्मी, सालू, शर्मी, शिखा। इसका आंसर है सालू। जखम कहानी कर लेखक के हके। श्रीकांत, मृत्युंजय नाथ शर्मा, राम सिंह या घासी राम। तो इसका आंसर है श्रीकांत, ऑप्शन ए। लेखक का चीज़ कर इलाज करवाए रांची जात रहे। लेखक किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए रांची जा रहे थे। चेचक का, या खांसी का, या बलतोड़ का, या मिर्गी बीमारी का। तो इसका आंसर है बलतोड़, है ना। भौजी कर कमाई कर साधन का रहे। दतुन बेच के, ऑप्शन ए, है ना। बी काठी बेच के, सी कपड़ा बेच के, या डी मजदूरी करके। तो आंसर होगा ऑप्शन ए दतुन बेच के, है ना। भौजी दतुन के बेचे के लिए कहाँ ले जाते रहे। ऑप्शन ए लोहरदगा, बी रांची, सी रामगढ़, डी हजारीबाग। तो ऑप्शन ए होगा लोहरदगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, लोहरदगा से ये चढ़ के जाती थी, क्योंकि लोहरदगा से ट्रेन रांची जाते थे, जिसमें बैठकर गांव वाले जो आसपास के होते थे वो अपनी फसलों को वहाँ पे लाद के रांची ले जाते थे, जहाँ से बेच के वो अपना 2 पैसा कमाते थे। तो इसका आंसर होगा रांची, है ना। जखम कौन किताब कर कहानी है के। मंजर भाग 2, बनकेवरा भाग 2, मंजर भाग 1 या बनकेवरा भाग 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बनकेवरा भाग 1। तो यहाँ हम लोग का कहानी जखम, जो कि बनकेवरा गद्या भाग 1 के अंतर्गत आती है, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।